सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार पाकिस्तान से पब्लिक रिएक्शन लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक बात करेगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जहां पे भारत में एक तरफ लेफ्ट के जो पॉलिटिशियन हैं, खासकर फारूक अब्दुल्ला और मनीशंकर अय्यर, जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना, उनके पास एटम बॉम्ब है। वहीं पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है तो भारत के पास मोदी है। तो चलिए इसी मुद्दे पे देखते हैं बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शकीब अरसलान। क्या करते हैं शकीब भाई? हमारा बिजनेस है। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत कम लोग हैं जो इस हालात में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। अच्छी बात है अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताएं, पाकिस्तान में जब खासतौर पे इलेक्शन होते हैं, जैसे भी रिसेंटली इलेक्शन थे, या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब दो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के दो लोग बैठते हैं तो किस चीज़ पे एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, किस चीज़ पे सियासत करते हैं? पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी डायनामिक्स एक ही चीज़ पे घूम रही होती है, वो है मिडिल क्लास के साथ झूठे वादे। मिडिल क्लास को जो जिस तरह से एलेबोरेट किया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान और पेट्रोल, बिजली की प्राइसेस, यूनिट्स, इन चीजों पे ही हमें उलझाया गया। ये यानी इलेक्शन में अगर ये किसी पे इल्जाम लगाते हैं जैसे यहूदी का एजेंट है, या इस तरीके से और कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा चीजें करप्शन पे बात होती है, ठीक है, लेकिन चूंकि करप्ट पार्टीज हैं, ठीक है, जो अभी इनरोल भी हैं, कुछ पहले भी हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि आने के लिए भी करप्शन पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना दिया है, 10-12 करोड़ रुपए देकर टिकट ली जाती है, उसके बाद आगे जाके कैंपेन करनी है, फिर जाके आप इलेक्शन में आते हैं। फिर जाहिर है जो बंदा 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आता है तो फिर उसने उसको पूरा करने के लिए वो करप्शन के रास्ते खुद ये सिस्टम देता है। आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं या आम दिनों में भी इंडिया के नाम पे सियासत नहीं की जाती, मतलब जो भी कोई पार्टी उठ रही होती है ये कह दिया जाता है कि ये इंडिया का एजेंट है, या ये इंडियन है, या इंडिया को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली हम देखा जाता है, आप बिल्कुल सीख रहे हैं, करप्शन के बाद दूसरा एलिमेंट यही आता है, या तो हम यहूदियों के एजेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है, या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक, यानी कि बता दिया जाता है कि इसके इंडिया से ताल्लुक है, इसलिए इसे तो वोट देना नहीं। और फिर डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं, आपने देखा भी है नवाज शरीफ के मुतालिक पहले बनाया गया, या तीसरा जो है इधर तो नारे लगते हैं बकायदा, मोदी का जो यार है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सुना था वो नारा ना, इसी तरह ये मोदी का यार आप बात करें ना आप, इसी तरह होता है कि आप डायनामिक्स चेंज होते देखते हैं, जो पार्टी जिनको लेके आना होता है इन्होंने, ठीक है, जिसने भी लाना होता है, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा ना हमारा, ठीक है, जब इन पार्टीज को लेके आते हैं तो डायनामिक्स में यही बात करते हैं, इसी बात पे वो रहते हैं कि या तो यहूदी का लॉबी है, ठीक है, या वो इंडियन लॉबी है, या तीसरा रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, कादियानियत वाला, ठीक हो गया, मजहब कार्ड खेला जाता है। और फिर कभी कभी कश्मीर, आप नवाज शरीफ का डाउनफॉल देख लें। नवाज शरीफ का डाउनफॉल उस वक्त शुरू हुआ था जब अमेंडमेंट की थी खत्म नबूवत के लॉ में, ठीक है, हो गया और डाउनफॉल शुरू हुआ। अच्छा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी वैसे तो उनकी पब्लिक काफी हद तक जब हम उनसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम वोट जो उनसे वो एजुकेशन की बेस पे, हेल्थ की बेस पे, डेवलपमेंट की बेस पे हम वोट देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियन देखने को आते हैं जो ये कहते हैं, खासतौर पे भी आजकल कांग्रेस के हवाले से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये मतलब उन पे इल्जाम ये लगते हैं कि भाई इनके पाकिस्तान के साथ लिंक है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए, पॉलिटिशियन ने ये बकायदा तौर पे बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम पावर है, एटॉमिक बम है, तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये नैरेटिव दोनों तरफ चलता है, और ये जो कि हमारी बोली कौम है। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बात को एक छोटी सी मिसाल देके आपको एलैबोरेट करूंगा। आप जब अपने बच्चे का किसी का रिश्ता करते हैं तो आप दूसरी फैमिली को देखते हैं, तो माशरे में आमतौर पे एक अच्छे शहरी होने की मिसाल ये देखी जाती है कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम, ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है, इधर अफगानिस्तान है, रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या इज्जत रही होगी। तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है? एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सवाल ये किया कि जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग अपने ओपोनेंट के खिलाफ जो मकबूल तरीन सियासी जमात वही गिनी जाती है जो उसके खिलाफ बढ़ के हमारे की और बात करेगी, ठीक है। अब इंडिया में इलेक्शन आ रहा है,
इसलिए मोदी की बढ़ के आपको सुन रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ बड़कों की बेस पे, यहाँ पे तो हम अक्सर ये कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर ले लेंगे, हम हुकूमत में आएंगे तो इंडिया के घुस के मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ नारों की बेस पे ही पार्टीज जीतती हैं? वहाँ पे तो डेवलपमेंट देखे ना, ऐसे ही तो नहीं 5वीं बड़ी इकॉनमी। देखिए मैं आपकी बात करूंगा, मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था, और लग भी यही रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा, और हम समझते थे कि पाकिस्तान ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है। वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, लेकिन फोकस वो अपने मुल्क की जरूरियात पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं अनपढ़, वैसे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रखी है, लेकिन चाय वाले के हवाले से भी वो काफी फेमस है पाकिस्तान में खास तौर पे। मुझे बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं भी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ, एक यूथ हूँ, आप भी नौजवान है, एजुकेटेड है, मुझे बताएं ऐसा कैसे हो सकता है एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान? क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि भाई वहाँ पे भी नो डाउट मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में मुकाबला करें, लेकिन हेल्थ में हम भी मुकाबला करें, एजुकेशन में, हेल्थ में। ये इल्जाम जो हम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ती हैं? बिल्कुल ऐसी है, नफरतों के साथ कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, मोहब्बतें बांट कर ही। मैंने आपको मिसाल दी ना हमसाये वाली, अगर आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुका खराब रखेंगे, आपके देखिए इसी एग्जांपल मैं देता हूँ, एक हमसाये के साथ ताल्लुका खराब नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आप अपना बजट सिक्योरिटी गार्ड पे लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फिर आप जब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे फिर उसके हाथों में तो अच्छा, और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? वो तो थोड़ी बात इसमें देखें, अभी आपने गार्ड तो रख लिया, अब गार्ड के बाद आप उसके हाथ में वेपन भी आपने देना है, ठीक है। अब अगर आपके मुखालिफ या आपके हमसाये का वेपन आपके वेपन से लेटेस्ट होगा, आपके हमें भी लेटेस्ट वेपन देखना है, आप उसकी आड़ में लगे रहेंगे। इसी तरह आप अपना घर का बजट चलाएंगे या आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस फोकस किए रखेंगे, ठीक है। और बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक हम लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, हमने बाकी डायनामिक्स को नहीं छेड़ा कि एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है, हम कितना पीछे रह गए हैं। वही बांग्लादेश जो हमसे कितने साल बाद 1971 आगे हमसे अलग हुआ है, आज वो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे है, आज उनका लिटरेसी रेट क्या है, आज उनका जीडीपी कहाँ पे है, देखें उनकी करेंसी, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें, अपनी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह उधर इंडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा, वहाँ का भी जो पढ़े लिखे यूथ है, मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जो दुबई में है, वो बताते हैं कि इंडियंस हमारे साथ इतने नफरत नहीं करते। वो मेरा भी दुबई का विजिट रहा है और मैंने वहाँ पे जाके नोट किया है जितना उन्होंने मोहब्बत दिखाई और जितना वो आप जैसे बात कर रहे थे। नहीं, तो यही वो सारी चीजें हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ नफरतें बांटनी है तो उससे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप मुकाबला करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप सिंपल सी बात है, आपको गंदम चाहिए, आप साथ वाले मुल्क से ले लें, इरिस्पेक्ट ऑफ आप रशिया से लेके आ रहे हैं, आपके टमाटर यहाँ पे, प्याज की कीमत कहाँ पे चलेगी, इंडिया में क्या चीजें हैं, ये सारी अगर फ्री ट्रेड होगी। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इन चीजों को समझता हूँ। सॉरी, हम लोग जब अपने हमसाये के साथ ताल्लुका बेहतर हो जाएंगे, हमारे फ्री ट्रेड ओपन होगी, उधर से भी चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ से बहुत चीजें वहाँ जा सकती हैं, ठीक है। गुजरांवाला को देख लें आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट के मौके मिले तो वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को और इन सबको एक्सपोर्ट करें। देखें, आपसे बात करके, बल्कि आपकी बात सुन के बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज की बात की, क्या उनके दरमियान वर्ल्ड वार्स नहीं हो चुकी? बिल्कुल, आज वो मिलकर ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रेड और फ्री बॉर्डर्स हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे आप देखे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स गए होंगे, रिलेटिव्स गए होंगे, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स बाहर हैं, ठीक है। अब वो लोग अपने कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक पासपोर्ट में सारे कंट्री मूव कर सकते हैं, और हम यहाँ पे रहते हुए आज तक इंडिया के से अपनी कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दूर की बात है, आप विजिट के लिए अप्लाई करें, आपको विजिट नहीं मिलेगा। इंडिया दूर की बात है, अफगानिस्तान का आपका विजिट नहीं लग सकता, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इंडिया की दफा तो ये आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि नहीं वो नॉन मुस्लिम है, हालांकि ऐसा अब दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं रहा, लेकिन हमें ये बता दिया जाता है वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, इसलिए नहीं बन पाती। ये इस्लाम से दूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे नबूवत नाजिल हुई तो उन्होंने
जब वो तिजारत कर रहे थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो वो तिजारत कुफार के साथ भी कर रहे थे, वो यहूदियों के साथ भी कर रहे थे। तिजारत तो ओपन है ना, फ्री ट्रेड आप किसी के साथ भी कर सकते। तिजारत के नबी पाक ने कभी मानियत नहीं। अच्छा नहीं, मैं ये कहता चले इंडिया को इस लॉजिक की बेस पे एक मिनट पे साइड पे कर देते हैं, अफगानिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात खराब है? वहाँ तो इस्लामिक गवर्नमेंट है, शरी निज़ाम है, वहाँ पे क्यों हमारे ताल्लुकात? बिल्कुल आप देखें, हमारे बड़े से ताल्लुकात उनके साथ जा रहे थे। ये इमिग्रेंट्स वाले कुछ लोगों की नजर में ये बड़ा मकबूल तरीन फैसला है, इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला यहाँ से, यहाँ पे आके बैठे हुए थे इलीगल, लेकिन उनके जाने से जो नफरत वहाँ पे बिल्ड होगी उसको कौन मिटाएगा? ठीक हो गया। अफगानिस्तान से हमारी, आप जानते हैं, इतनी ट्रेड है। ऑटो इंडस्ट्री की रफली तकरीबन 6 लाख के करीब बाइक्स जो है अभी हम लोगों ने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की है। ठीक है, अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री की। और ये डाटा में थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बात ये कि आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अफगानिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं है, हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बर्तन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्रॉकरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग गैस होप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान में। हमारे अगर उनके साथ रवाबित अच्छे होंगे, अगर हमारे रवाबित अच्छे नहीं हो रहे, जैसे कि हम लोगों की शुरू से ये रवायत रही है, हमारे रवाबित अच्छे नहीं होते तो इंडिया बीच में कूद आता है। और फिर हम आगे क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखो अफगानिस्तान में इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जो है ना वो यूज कर रहे हैं। आपने देखे, आपने अपने बॉर्डर्स दिए, आपने अपने हवाई अड्डे दिए, ठीक है, उनके खिलाफ जंग लड़ने के। और इमिग्रेंट्स को आप किस बेस पे निकाल रहे हैं? इमिग्रेंट्स को आप इस बेस पे निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी बेस पे कि जी ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुलव्वस होते हैं। भाई अगर दहशतगर्दी में ये मुलव्वस होते हैं तो जो सिक्योरिटी बाढ़ लगी हुई है हमारे बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे, तो वो किस लिए लगी है? नहीं, इसके अंदर एक लॉजिक मैं ये भी देना चाहूंगा, जो इन्होंने बात की है ठीक है। दूसरी ये लॉजिक देना चाहूंगा कि देखें, आपने भेज दिया अफगानियों को, क्या अब यहाँ पे सिक्योरिटी के तमाम इश्यूज खत्म हो गए हैं? हम तो हर हफ्ते हर महीने में 2, 4, 5 दफा सुनते हैं। अभी कराची में एक अटैक हुआ, पेशावर में अटैक हुआ, आए दिन हम सुनते रहते हैं कोई ना कोई सुसाइड अटैक, या ये चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ कश्मीर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे अटैक्स में हमारी एजेंसीज को उनको ज्यादा डाटा इसके बारे में पता है, वो बिल्कुल उनकी बात मैं अथेंटिक समझता हूँ, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को देखते हुए भी एक ये नैरेटिव बिल्कुल बिल्ड नहीं करना चाहिए कि हर अफगानी दहशत करता है और हर अफगानी इसमें मुलव्वस है। हमारे वो भाई हैं, हम उनसे ट्रेड करना चाहते हैं। आप आज बॉर्डर ओपन करें, यकीन माने ये गुजरावाला की इंडस्ट्री आपका इतने डॉलर, वहाँ पे डॉलर चल रहा है। सबसे पॉइंट की बात देखें जरा, वहाँ पे डॉलर चल रहा है, हम वहाँ से डॉलर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से डॉलर लेके आएंगे, उसे मुल्क की ज़र मुबादला में। अच्छा, ये बात आप जैसे एक आम मतलब इंसान है ना, हम एक आम सिटीजन है, या मैं भी एक आम सा सिटीजन हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, हमें अगर थोड़ी सी समझ आती है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने बोला कि भाई ये आलू, टमाटर, सब्जी की यहाँ पे क्या कीमत है, इंडिया में क्या कीमत है, अगर ट्रेड होगी, फ्री ट्रेड होगी तो कितना फायदा होगा। और बहुत सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हम चाइना से मंगवाते हैं, हम जापान से मंगवाते हैं, इंडिया से अगर मंगवाएं जहाँ पे 4 लाख 5 लाख की गाड़ी है और यहाँ पे 30 लाख से कम से कम शुरू होती है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें, हम ऑटो इंडस्ट्री में हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि यहाँ पे गाड़ी महंगी होने की वजह ये है कि जो मोल्ड बनना है ना गाड़ी का, अच्छा, हर पार्ट के मोल्ड डिजाइन होना है, मोल्ड बनना है। अब उसको नंबर ऑफ यूनिट पे भी डिवाइड करते हैं ना, उसकी कॉस्ट को। हमारे यहाँ पे 6,000 5,000 गाड़ी महीने की बिक जाएगी, टोयोटा लगा लें, सुजुकी लगा लें, तो 5,000 गाड़ी के जब मोल्ड पे कॉस्ट करते हैं तो फिर इसलिए गाड़ी एक्सपेंसिव जाती है। और इंडिया की चूंकि नंबर्स हाई वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करता है गाड़ियाँ, ठीक है। अगर हम कुछ पार्ट्स ऐसे गाड़ियाँ ऐसी बना लें जिसमें से कुछ पार्ट्स हम इंडिया से इंपोर्ट करें और वो फ्री ट्रेड हो, उस पर उसमें ड्यूटी और टैक्सेस ना हो, तो यकीन माने आप जैसे मिडिल क्लास, हमारे जैसे मिडिल क्लास, हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी हो। आप देखें यहाँ पे मिडिल क्लास की क्या जिंदगी है, मतलब यहाँ पे हम लोग बाइक्स पे डस्ट भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, धुंध भी देखते हैं, फोग देखते हैं, सारी चीजें बाइक पे देखते हैं। मिडिल क्लास क्या नहीं अपनी जिंदगी बनाना चाहता। अगर इस दौर के अंदर आप बताएं कि मिडिल क्लास एक अपने स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है, अप करना चाहता है, अपलिफ्ट करना चाहता है, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज छोटी छोटी गाड़ी भी 20 से 25 लाख की हो चुकी है। 20-25 लाख की भी मेरी नजर में कोई नहीं है। मेरे ख्याल से आल्टो जो सी है सबसे हल्की गाड़ी है, ठीक है, और उसकी कीमत तकरीबन 28 से 32 लाख के राउंड। अब ये देख लें आप, तो मिडिल क्लास ये छोटी सी बेसिक कार भी नहीं खरीद पा रहा। अगर ये सारी रिफॉर्म्स हो जाए, इंडस्ट्री उनके साथ लिंकेज डेवलप हो जाए, ठीक है, फ्री ट्रेड हो जाए, यहाँ पे गाड़ियाँ क्या, अब दूसरी और भी चीजें, ये तो मैंने, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी एंटरटेनिंग और मजेदार लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,